इकिगाई एक रहस्यमय शब्द। इस जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ करते रहना, थोड़ा प्यार करना और कुछ उम्मीदों को रखना। इस पंक्ति में पूरे जीवन का सार छिपा है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कौन होगा जिसे एक लंबा सुखी स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं हो, दुखी या बीमारी से बचाव नहीं चाहता या अपने सभी अरमानों को पूरा नहीं करना चाहता। कोई नहीं है ना। हम सब अपने जीवन को सुखी संतुष्ट बनाना चाहते हैं और एक सुखी जीवन की खोज में पूरा जीवन बिता देते हैं। आज हम एक अनूठी बुक, जिसने विश्व भर में चर्चा का विषय बनी और करोड़ों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाला, उस किताब के बारे में बात करेंगे। इस किताब का नाम है इकिगाई, जिनको दो लोगों ने मिलकर लिखा है, हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांस एस मैरालिसी। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी दीक्षित है और आइए चलते हैं जीवन के इस अबुझ पहेली को सुलझाने वाली बुक की यात्रा पे, जिसका नाम है इकिगाई। ये इकिगाई है क्या? तो ये इकिगाई का अर्थ है, जापानीज में इकिगाई का अर्थ है जीवन का सार्थक होना। जी हाँ, जीवन का सार्थक होना। जीवन जीना एक अलग चीज है और जीवन का सार्थक होना एक बहुत अलग चीज है। तो इकिगाई का अर्थ है कि जो हम जीवन जी रहे हैं उसका सार्थक होना। अब इससे पहले कि मैं इस बुक के बारे में आपसे बात करूं, मैं इस बुक तक पहुंची कैसे, उसकी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाती हूँ। हुआ यूं कि अभी कुछ दिनों पहले मैं यूपी गई थी अपने विंटर ब्रेक पे, जहाँ मेरे हस्बैंड के चाचा और चाची की 50th एनिवर्सरी थी और उस एनिवर्सरी पे हम फैमिली के सभी लोग मिले। तो उस पूरे प्रोग्राम का, उस पूरे फंक्शन का, उस पारिवारिक गेट टुगेदर का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था, वो था जिन चाची की हम 50th एनिवर्सरी मना रहे थे, उनके 95 ईयर ओल्ड फादर। जी हाँ, ठीक सुना आपने, उनके 95 ईयर ओल्ड स्वस्थ फादर, जो अपनी बेटी की 50th एनिवर्सरी को बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे थे और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिन्होंने मेरा ध्यान उनकी ओर खींचा और मैं उनको देख रही थी कि जब बेटी का टीका हो रहा है, वरमाला हो रही है, तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। और जब सबने फ्लोर पे आके डांस किया, तो उन्होंने भी स्टेज पर आकर बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही स्वीटनेस से डांस किया और सॉन्ग था मैं जट यमला पगला दीवाना। और हम सब उनको देख के इतने खुश हो रहे थे और बहुत ही प्रेरित हो रहे थे, और मेरी एक उत्सुकता जागी कि ये बुजुर्ग जो 95 ईयर के हैं और इतने एक्टिव हैं, जो एक एज में उनको होना चाहिए, उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। वो आराम से चल रहे थे, थोड़ी सी उनकी कमर झुकी हुई जरूर थी, पर उसके अलावा उनकी एक्टिवनेस में कोई कमी नहीं थी। और उसकी जगह मैं अगर कुछ और हमारे जवान पीढ़ी के लोगों को देखूं, तो मुझे वो ज्यादा थके हुए और एक तरफ बैठे हुए दिखे, ठंड में, यूपी की ठंड में। और वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब हम भी, मैं भी, मेरे साथ के सारे मेरे प्रिय लोग जो एक उम्र धीरे धीरे जिनकी बढ़ रही है, हम सब भी क्या ऐसी जिंदगी जी सकते हैं? और तब मेरा ध्यान गया हमारे चाचा पे, जो कि 70+ हैं। वो आराम से, क्योंकि यो उनकी उनकी इच्छा थी कि वो घोड़ी पे बैठे, और वो मानेंगे आप कि अपनी 50th एनिवर्सरी पे घोड़ी पे बैठे बिना किसी सपोर्ट के। और जब मैं उनका घर देखा, तो उनका घर में उनका फ्लोर जो है सबसे टॉप पे था, 3rd फ्लोर पे, और कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां हैं। और वो चाचा और चाची दिन में 4 5 6 बार ऊपर नीचे होते हैं बिना किसी सपोर्ट के। और उनके यहाँ पे इंडियन टॉयलेट्स हैं, और यहाँ हम लोगों को इंडियन टॉयलेट्स में प्रॉब्लम होती है, हमारे घुटनों में पेन होता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये जानना चाहिए कि क्या राज है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का,
तो जब मैं उसमें पढ़ रही थी, खोज रही थी, देख रही थी, तो मेरे पास सामने आई एक बुक इकिगाई। जी हाँ, तो जो इकिगाई है वो अ, जापानीज़ लाइफ़स्टाइल, जापान के लोगों के 10 हैबिट्स के ऊपर बेस्ड है, कि ऐसी वो कौन-सी 10 हैबिट्स हैं, जो जापान के लोग अपनाते हैं और जिससे अगर वहाँ का स्टडी देखा जाए तो वहाँ के लोग 80 प्लस जीते हैं। 80, 90, 100, 101, 110 तक होके जीते हैं। वहाँ पे डिमेंशिया, कैंसर, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स के का रेशो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो ऐसा क्या सीक्रेट है उनकी लाइफ का, जो वहाँ के लोग एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीते हैं और कई सालों तक खुशी-खुशी सार्थक जीवन जीते हैं, जीवन को एन्जॉय करते हैं। तो जब मैं वो बुक पढ़ रही थी, तो उसमें जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने लिखा था, हालाँकि वो दसों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट था कि स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर, मतलब सक्रिय रहिए। तो जापानीज़ की वोकैब्युलरी में रिटायर वर्ड होता ही नहीं है। जापानीज़ लोग रिटायर नहीं होते। वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। उनकी लाइफ में वो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ काम अपने लिए रखते हैं, सक्रिय रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि भई आप काम कर नौ नौकरी छोड़ दिया, फिर से नौकरी करिए, 9 से 5 की नौकरी कीजिए, नहीं। सक्रिय रहना मतलब एक्टिव रहना, अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिव काम में एंगेज रखना। वॉलंटियरिंग करिए, नई स्किल सीखिए, कोई छोटा-सा बिज़नेस करिए, अपनी वाइ लाइफ़ को एक्टिव रखिए, सुबह उठिए तो आपको पता हो कि मेरे को जब आपकी लाइफ़ का आपके पास एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को अपने आप अपने दिनचर्या से जोड़ लेते हैं, तो वो दिन बहुत खूबसूरत लगता है और लगता है कि यस, आज तो हमें ये सारे काम करने हैं। जब माइंड और ब्रेन एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है, तो हम हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, हमारा स्ट्रेस लेवल होता ही नहीं है। मैं जब बुक पढ़ रही थी तो उसमें किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही थी जिनका नाम था मियाज़की। तो मियाज़की जो हैं वो लेजेंडरी एनिमेटर्स थे, वो कार्टून्स बनाते थे और उन्होंने अपनी लाइफ़ के ला रिटायर होके उन्होंने वापस रीजॉइन कर लिया क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहे और वो कार्टून्स बनाते ही रहे। उनकी कई फेमस फ़िल्म्स हैं लाइक माय नेबर टोरटो और हाउ टू फेमसली टायर्ड टू रिटायर। इस तरह की कई फ़िल्म्स हैं जो उन्होंने बनाई और वो अपने लास्ट तक भी अपने लाइफ़ के टाइम तक भी वो कुछ ना कुछ काम करते रहे, एनिमेशंस बनाते रहे। उनके अलावा एक होकोसाई करके 88 ईयर के इंसान हैं वहाँ जिन्होंने अपना अंतिम समय तक वो छपाई का काम करते रहे। वो छपाई का काम करते रहे। 86 ईयर के एक अभिनेता हैं जिन्होंने उनको स्टेज से इतना प्यार था कि वो उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं काम करते-करते ही मरूँ, मैं स्टेज पे मरूँ इससे खूबसूरत मृत्यु कुछ हो ही नहीं सकती। 100 साल के कॉमिन हरेरा, उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग 89 की उम्र में बेची। ये सब वो जापानीज़ लोग हैं जो कि लास्ट तक काम करते रहे, वहाँ की महिलाएँ, जो ये राइटर्स हैं जो वो लोग वहाँ पे गए ओकिनावा द्वीप पे जहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ पे सब लोग 100 से ऊपर होकर जीते हैं, तो वो लोगों ने देखा कि वो वहाँ पे सब लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं। गेम मतलब उनके वीकेंड्स पे वो लोग गेम खेलते हैं और गेम को खेलने वाले की कोई उम्र तय नहीं है कि वो किसके साथ खेल कौन उम्र का है, इतने लोग ही खेलेंगे या इतने लोग नहीं खेलेंगे, सब लोग उस गेम को खेलते हैं। और उन दोनों राइटर्स ने भी उस गेम में अपने आप को जॉइन कराया और आप मानेंगे वो 104 वर्षीय महिला से हार गए, क्योंकि वो इतनी एक्टिव थी उस गेम में खेलने के लिए। तो अभी हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्रिकेट मैच में उन्होंने कहा है कि ओपन फॉर ऑल, सब लोग आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। आप खेलिए, आप अपने आप को चैलेंज करिए, ठीक है, अब मेबी उतनी अच्छी ग्रिप नहीं रही होगी, मेबी उतनी अच्छी रनिंग नहीं रही होगी, पर मैं खाली एक क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रही, आप कोई भी एक मैच खेल सकते हैं, आप कैरम खेल सकते हैं। कैरम खेलने से आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बैठता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है और जितना आप अपने फिंगर्स को काम में लेते हैं, उतना आपका ब्रेन काम करता है, आपको पता है? तो अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। दिन भर के दिनचर्या के जो काम हैं, वो आप करिए। तो पहला जो पॉइंट
इकिगाई में आया वो था सक्रिय रहिए। दूसरा पॉइंट उस बुक का था कि स्टॉप ईटिंग वेल बिफोर यू स्टॉप, योर स्टमक इज फुल। मतलब कि आपका पेट पूरा भरने तक नहीं खाना है आपको। आपका जब पेट 80% भर जाए तब तक खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है। मानेंगे आपकी ओकिनावा में जितने भी लोग हैं वो कोई भी मोटा नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग जो हैं आ, पेट भरने के लिए नहीं खाते। वो सिर्फ जरूरत के हिसाब से खाते हैं। ये नहीं कि उनको पेट पूरा फुल कर लिया और फिर भी आज अब ये भी खा लेते हैं, बाद में मीठा भी खा लेते हैं, नहीं। उनके खाने का एक पैटर्न है। और अगर मैं एकिगाई बुक के बारे में बात कर रही हूँ और ओकिनावा द्वीप के बारे में बात कर रही हूँ, और उस द्वीप के मैं आपको अगर डाइट के बारे में नहीं बताऊं तो ये बात बहुत अधूरी रह जाएगी। तो जो ओकिनावा बुक है उसकी जो ओकिनावा डाइट है, जो द्वीप है जो उसकी डाइट है, उसके ऊपर बहुत से लेख लिखे गए हैं। तो एक बुक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है ओकिनावा प्रोग्राम। वो पुस्तक, उसको डाइट बुक का बाइबल कहा जाता है। जी हाँ, बाइबल कहा जाता है। वहां के स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, मतलब कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खास करके सब्जियां। उनके खाने में काफी विविधता होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो खाते हैं। पर वहां के लोग जो हैं 10 ग्राम से कम नमक यूज करते हैं, 6 ग्राम या 7 ग्राम नमक यूज करते हैं। इससे ज्यादा वो अपने खाने में नमक यूज नहीं करते। चीनी भी वो ना के बराबर लेते हैं। और उनके खाने की, उनकी प्लेट में सब्जियां बहुत ज्यादा होती है, फल बहुत होते हैं। वहां के लोग नियमित रूप से मसाले, जैसे कि दो, उनकी जो मसाले और सब्जियां मिला के टोटल 2006 तरह के खाद्य पदार्थ वो खाते हैं। वो लोग 7 प्रकार के फलों का सेवन करते हैं। दिन में 5 बार मील लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा। और उनकी जो प्लेट होती है वो पूरी की पूरी इंद्रधनुष के कलर की होती है, लाइक इंद्रधनुष जैसी। वो कहते हैं कि प्लेट जो है इंद्रधनुष जैसी होनी चाहिए। इंद्रधनुष जैसी मतलब बहुत सारे कलर्स होने चाहिए आपकी प्लेट में। लाल मिर्च, शकरकंद, गाजर, पालक, फूल गोभी, आलू, टोफू, सोयाबीन। वो लोग मछली भी खाते हैं, वहां की मछली टोफू भी, वो वहां की टूना मछली भी खाते हैं। तो वो इस तरह की सब चीजें उनकी प्लेट के अंदर होती हैं। वो एक इंद्रधनुषी। आप, अब आपको ये चेक करना है कि आप जो खाते हैं उसमें आप कितने कलर्स यूज करते हैं। तो लेट्स मेक इट अ लिस्ट कि आज मैंने कितने कलर्स खाए। आप ये मत सोचिए कि मैंने कितनी सब्जी खाई, आप ये चेक कीजिए कि आपने कितनी कलर्स खाए। आपकी प्लेट में कितने विविध विविध तरह के का भोजन है। मैदा नहीं होना चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए, नमक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ आपके खाने के अंदर होने चाहिए। और वहां पर लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं। वो लोग, या फिर जगह दूर है तो वो साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो हम ठीक है, डिस्टेंसेस हैं तो हम हर जगह पैदल नहीं जा सकते। पर जहां हम पैदल जा सकते हैं, जहां पर हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, हमें वहां पर कोशिश करना चाहिए कि साइकिल या पैदल चलना ही चाहिए। हमने तो हम तो रेयरली किसी को देखते हैं कि हाँ, ये 50 प्लस और 60 प्लस में है और ये साइकिल पे जा रहा है। और हम लोग उसको बड़े हैरान से पूरा फॉलो करते हैं कि देखो वो जा रहा है। और वहां पे तो ये नॉर्मल चीज है, हमारे लिए बड़ी अलग सी चीज है, हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने में आपको कम खाना है, मीन्स ऐसे भूखे नहीं रहना है, पर 80% खाना है, 20% अपने पेट को खाली रखना है। तीसरी चीज जो इकिगाई में कही गई है वो है नेचर के साथ कनेक्टेड रहना। तो नेचर के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं वो यूपी के गांव जगह की बात करूं जहां मैं गई, तो वो लोग भी नेचर से बहुत कनेक्टेड है। जब मैंने पूछा चाची के फादर से कि आप क्या करते हैं, तो वो बोले मैं सुबह सुबह उठता हूँ और खेतों पे वॉक करने चला जाता हूँ, खेत देखता हूँ, खेतों को में लहलहाती फसलें देखता हूँ। और जल्दी उठता हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ और उठ के मैं थोड़ा सा व्यायाम करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ। और सुबह की खुशबू सूंघना मुझे बहुत पसंद है।
तो मैंने उसको कनेक्ट किया कि यस, इकिगाई में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है कि आपको सारे टाइम अंदर कमरों में घर के अंदर बंद नहीं रहना है। आपको नेचर के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। जब आपका आपके नेचर के साथ कनेक्शन होता है, तो आपका अपने खुद के साथ एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। 1980s में एक चलन चला था जिसे बोलते थे शिनिन युकु, या फिर फॉरेस्ट बेदिंग। फॉरेस्ट बेदिंग मीन्स मतलब आप नेचर में जाइए। और अगर आप हमारे इंडियन कल्चर को देखेंगे, तो हमारे इंडिया में भी वानप्रस्थ होता है, देन संन्यास होता है। वानप्रस्थ मीन्स फॉरेस्ट के तरफ जाने की तैयारी, और संन्यास मीन्स फॉरेस्ट में चले जाना। तो क्यों फॉरेस्ट में चले जाना, क्यों नेचर के साथ कनेक्टेड रहना? क्योंकि नेचर आपको बहुत हील करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी आंखों को ताजगी देता है, आपको खुशी देता है। और जब आप खुश रहते हैं, तो स्टडी कहती है कि जीवन तो वैसी एज वैसे ही बढ़ जाती है, आपके अंदर के बचपने को बनाए रखता है। आप जाइए, बारिश की बूंदों को महसूस कीजिए। और कुछ नहीं तो अगर आप सपोज नेचर पे सुबह सुबह, मतलब मैं नहीं कहती कि आप फॉरेस्ट या रोज आप हॉलीडे पे जा सकते हैं, मत जाइए। पर आप सुबह सुबह उठिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने जूते कसिए और बाहर निकलिए। बाहर आसपास चिड़ियों की चहचहाट को सुनिए। फूल पत्तियों के कलर्स को देखिए, ग्रीन कलर के भी कितने ही शेड्स होते हैं, उन शेड्स को देखिए। एक अच्छी सी वॉक कीजिए, एक थोड़ा सा योगा कीजिए, और अपने आप को नेचर का पार्ट मानिए, क्योंकि पार्ट है, हम इस नेचर का हिस्सा हैं। इस नेचर से ही बने हैं और इस नेचर में ही हमें मिल जाना है। तो आपको नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए। पहला, सक्रिय रहना, पेट भर के ठूस के नहीं खाना। तीसरी चीज है अब नेचर के साथ कनेक्टेड रहना। फोर्थ पॉइंट जो इकिगाई में कहा गया, वो है प्रैक्टिस टू एक्ट ऑफ स्लो डाउन। मतलब आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए, भागती दौड़ती जिंदगी में भागिए मत। तो अगर मैं सीनियर सिटीजन्स की बात करती हूँ, तो सीनियर सिटीजन्स कहेंगे हम तो स्लो ही है, हम तो आराम से ही रहते हैं, हमको तो कोई भागम भाग है ही नहीं। पर भागम भाग सिर्फ यही नहीं होती, शारीरिक भागम भाग नहीं होती। भागम भाग अगर हमारे माइंड में भी चौबीसों घंटे कुछ ना कुछ चल रहा है, ये करना है, ये करना है, ये हुआ वो हुआ, वैसे करना था, ये करना था। या फिर हम टीवी देख रहे हैं और टीवी में ही हमारे पास इतनी जल्दी जल्दी हम ऐसी चीजें देख रहे हैं या ऐसी मूवीज दे रहे हैं जिसमें बार 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 क्विक 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 सीन चेंज हो रहे हैं, या फिर ऐसी न्यूज जो कि हमारे माइंड को, हमारे थॉट को डिस्टर्ब कर रही है, तो हमारे अंदर एक बेचैनी क्रिएट कर रही है। वो सबसे चीजों से हमें दूर रहना है। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। हमें स्ट्रेस लेवल से, मेंटल लेवल्स में, अपनी मेंटल अच्छी हेल्थ के लिए हमें इन सब भागती दौड़ती चीजें, भागते दौड़ते सीन्स, भागती दौड़ती बातें, इसका उसका, या फिर पुरानी पास्ट की बातें जो उधेड़-बुन हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रहती है, उन सबसे दूर रह के हमें स्लो डाउन हो जाना है। हमें मेडिटेट करना है, हमें एक कप चाय पीनी है, उस चाय से उठते हुए धुएं को देखना है, आसपास की ताजगी को महसूस करना है, और अपने आप को, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है कि मेरी लाइफ की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, उन सबको नोट डाउन करना है। डायरी लिखिए, आज के दिन के बारे में लिखिए, अपनी खूबसूरत चीजों के बारे में लिखिए, और आराम से, मतलब कोई हमें, यहाँ बॉम्बे में एक वर्ड है घाई घाई, मतलब जल्दी जल्दी में कोई भी काम नहीं करना है। स्लो, इजी, अच्छे से हमने अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। तो जितना हम अपनी पूरे दिन भर में कुछ मोमेंट जब हम स्लो डाउन होते हैं, या जब हम अपनी लाइफ को एक स्टॉप देते हैं, तो हमारी माइंड अलग तरह से सोचना लगता है। हम और बहुत सारी चीजों पे फोकस कर पाते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। फिफ्थ पॉइंट, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। अगर आप जापानीज लोगों को देखो, वो लोग बहुत ही सोशल होते हैं। तो जब ये दोनों लेखक वहां गए, तो उनसे सब लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी, खुश हुए, हर किसी को वेलकम करते हैं। जानने वाले, अनजान लोगों से सबसे बात करते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, धर्म के बहुत नजदीक होते हैं वो लोग।
पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, रिलेशंस बहुत मेंटेन करके चलते हैं। तो हमें भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ जाना है। एक क्विक फोन कॉल कर सकते हैं हम लोग, वो लोग करते हैं, वो लोग एक टाइम क्विक फोन कॉल्स करते हैं, उनके फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, लोग हॉलीडेज मनाते हैं और इकट्ठे मिलके गेम्स खेलते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा पॉजिटिव लोगों का आसपास होना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब मैं वो फंक्शन में गई 50th एनिवर्सरी पे, तो मैंने देखा कि जिनकी 50th एनिवर्सरी है उनके फ्रेंड्स आए हुए थे। उनके फ्रेंड्स दूर दूर अलग अलग जगहों से आए हुए थे और वो लोग सब मिलके उनके लिए डांस कर रहे थे। तो इतना अच्छा मोमेंट था। मैं भी ये सोचती थी कि जब मैं मेरी 50th एनिवर्सरी मनाऊंगी तो क्या मेरे सब फ्रेंड्स आएंगे। तो उसके लिए तो मुझे उनके साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी होगा ना, क्योंकि वो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, फोन पे बात करना उनके साथ, उनके उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, उनकी उनकी खुशियों में खुश होना, फिर वो मेरी खुशियों में खुश होंगे। और फिर जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे तो बैठ के पुरानी बातें करेंगे। तो वो जो एटमॉस्फेयर था, जो चीज थी, जो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड की घोड़ी के आगे डांस कर रहे थे, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो मुझे लगा कि ये भी एक चीज है कि हमें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेली एक्सरसाइज, जो कि हमारे हर पॉइंट घूम फिर के इस बात पे आ जाता है कि हमें डेली एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। अगर आप जिम नहीं जाते तो मत जाइए जिम, कोई बात नहीं, जिम जाना जरूरी भी नहीं है। पर आप अपनी डेली एक्टिविटीज कीजिए, अपने खुद के काम खुद करिए। किचन में 4 बार जाना है तो 4 बार जाइए, 4 बार आइए। ये नहीं कि एक बार ग्लास इकट्ठे ही सारे बर्तन हमने रख लिए, मैंने आजकल बच्चों को देखा है बर्तन नहीं फिर एक साथ ही अंदर लेके जाते हैं। दे अवॉइड वॉकिंग। नहीं, हमें और बड़े लोगों को मैंने देखा है उनमें हमेशा हैबिट होती है, वो चलते हैं क्योंकि उनको चलने की आदत है। क्योंकि चलते रहना, अपने खुद के काम करते रहना, खुद की सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने देखा है। तो मुझे खुद का काम करना बहुत पसंद है, और जब मैं वहां गई गांव में और मैंने देखा कि वहां पे सब लोग अपना काम खुद ही कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी को बोल रहा था कि तुम कर दो या तुम कर दो। वहां पे हाउस हेल्प रखने का कल्चर भी थोड़ा सा कम है। वहां पर लोग सभी मिलजुल कर काम करते हैं। तो दो अब आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं है तो हम लोग सारा काम खुद नहीं कर सकते। पर जितना काम हम कर सकते हैं उतना काम मुझे लगता है कि हमें खुद करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, गार्डन में जाके थोड़ी देर पत्तियां निकाल ली, अपने प्लांट्स को देख लिया। और रेगुलर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं रेगुलर हूँ, मैं डेली की एक्टिविटीज में, हमारे एक अंकल को जानती हूँ जो कि पैदल ही जाते हैं। वो बोलते नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। हम बोलते हैं कि ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट से सामान मंगा लेते हैं। तो बोलते तुम लोग मंगाओ ब्लिंकिट से, यहाँ नीचे शॉप है, मैं नीचे जाऊंगा, 4 लोग मुझे मिलेंगे, उनसे मेरी बातचीत भी हो जाएगी, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा और मैं सामान भी लेके आ जाऊंगा और मैं एक्टिव भी रहूंगा। तो मुझे लगा बात तो सही है, क्योंकि आजकल के जो एप्स हैं वो हमें लोगों से दूर करते जा रहे हैं। हम लोगों से मिल ही नहीं पाते कि फटाफट ब्लिंकिट क्या, हाँ इजी तो है, कन्वीनियंट भी है, पर इसके में भी अगर हमको दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। कभी बहुत जरूरत है, हम लोग नहीं जा सकते, तो हम मंगा लें। और कभी हमारे को लगता है कि नहीं हम आज जा सकते हैं, तो जाएं, जाकर खुद लेकर आए, खुद करें। और आज बड़े लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं, वो लोग खुद ही करना पसंद करते हैं, खुद ही जाना पसंद करते हैं। जो कि हमें आज की जनरेशन के लोगों से, उनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि अ, कुछ ना कुछ एक्सेस, ये सब एक्सरसाइज का ही पार्ट है। हम सीढ़ियां उतर के, लिफ्ट की जगह हम सीढ़ियां यूज कर लें। ज्यादा सीढ़ियां नहीं उतर सकते तो हम 5 सीढ़ियां उतरें। अगर हम उतर सकते हैं तो 10 उतरें, और तो 20 उतरें। धीरे धीरे डेली अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को पुल करें, और अपनी डेली एक्टिविटीज करते रहें और एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें। और बस मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करने के लिए मैट तक जाने की देर होती है, और मैट पे जाने के बाद हम सब कुछ कर लेते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल रेगुलर रखें, क्योंकि जो जितने भी जापानीज लोग हैं वो ताइची करते हैं, वो एक्सरसाइज उनकी उनका जीवन का हिस्सा है। मतलब बिना एक्सरसाइज के मॉर्निंग में कोई भी, वो लोग अपना दिन ही नहीं स्टार्ट करते। और ताइची एक्सरसाइज को, या फिर हम कहते हैं योगा जो है, वो हमको इतना काम करता है,
हमको इतना ठहराव देता है लाइफ में। योगा खाली एक्सरसाइज नहीं, योगा आपको आपके खुद के अंदर से मिलाता है। योगा आपको एनर्जी देता है, योगा आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, योगा आपको एक्टिव करता है, योगा आपके ब्लड सर्कुलेशन, योगा तो सब कुछ है। और वो हमारी इंडिया की देन है। तो हमें लगता है कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, और डेली रेगुलर हमें ये एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है उनका कि पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, स्माइल करना बहुत जरूरी है। स्माइल करने से हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी आता है, तो मेरे हमारे हमारे घर का एकदम वो है कि पहले उनको पानी पूछते, चाहे वो अर्बन क्लैब से आए, चाहे वो अमेजोन वाला आए, कोई डिलीवरी बॉय आए, तो हमारे मेरे हस्बैंड ने भी को कह रखा है कि सबको पहले पानी पूछो, स्माइल करके उनसे बात करो, तो आ, उनको अच्छा लगेगा। और जब हम उनसे स्माइल करके बात करेंगे तो स्माइल हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और कोई भी हमेशा स्माइल करता हुआ चेहरा अच्छा ही लगता है। ऐसा कोई चेहरा आपने देखा जो स्माइल करता है और वो अच्छा नहीं लगता? नहीं। तो इट इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है कि आप आसपास की चीजों को रिकग्नाइज कीजिए। ठीक है, परफेक्ट नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज परफेक्ट नहीं है, इसको ठीक करना जरूरी है। पर उसके साथ साथ, या जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं है, खराब हैं, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, उनके बारे में पता होना जरूरी है। पर उसके साथ साथ हमारे पास क्या कुछ है, उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और उन सबको देखकर हमें एक बार तो अपने चेहरे पे स्माइल लानी चाहिए। तो दिन भर में, जब आप जापानीज लोगों का, जब उन्होंने लेखकों ने स्टडी किया, तो देखा कि वो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बहुत ही मुस्कुरा के बात करते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि मुस्कुराने से लाइफ और बढ़ जाती है। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये जो स्माइल है, इसको अपने फेस पे ऐसे लगा लीजिए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तो आप सबके चेहरे पे स्माइल होगी। और स्माइल है तो इसका मतलब मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया आपकी लाइफ में, कि आज आप मुस्कुराए। अब आता है थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू हैव। अगेन, ग्रैटिट्यूड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ग्रैटिट्यूड करना, हाँ, एक्सप्रेस करना, रिस्पेक्ट देना, ये सब चीजें उनमें बहुत होती हैं। वो लोग हमेशा से झुक कर आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ भी नमस्कार का चलन है, नमस्कार करके हम सबको धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल होना, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड फील करना, जो कि ये मेरे नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक भी है। जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो हमारा दिमाग कमियों से हटकर अबंडेंस की तरफ चला जाता है कि हमारे पास क्या क्या है। तो एक थेरेपी होती है, लोगो थेरेपी। उसमें डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया। अरे, सुसाइड क्यों नहीं किया, ये क्या क्वेश्चन है? तो वो पूछता है बहुत सिंसियरली कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया। लगता है कि सुसाइड, तो वो रीजन देने लगता है कि मैं सुसाइड इसलिए किया, मेरी फैमिली अच्छी है, या मैंने ये सब अचीव किया है, या ये रीजंस है जिसकी वजह से मैंने सुसाइड नहीं किया। तो दैट मीन्स आपका ध्यान कमियों से हटके आपके पास क्या क्या है, अबंडेंस की तरफ चला गया। आपको आपने अचीव किया, क्या हासिल किया, क्या हासिल करना था, इन सब चीजों पे आपका पॉइंट गया। और आपको थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। नाइन्थ पॉइंट जो इकिगाई में वो बोलते हैं, दैट इज लिव इन अ मोमेंट, यानी आज में जीना चाहिए, ना पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। बहुत अच्छी लाइंस कही गई हैं कि येस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो टुमारो इज मिस्ट्री। टुमारो क्या होना है हमें नहीं पता है, और जो खत्म हो गया, चला गया, वो हिस्ट्री थी। तो येस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। तभी तो हम उसे प्रेजेंट बोलते हैं। जो आज है वो गिफ्ट है। तो आज में जीना सीखिए, ना पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। पास्ट में क्या हुआ, क्या करना था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, आज मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली होती तो आज ये होता। ये सब चीजें सोचने से कुछ नहीं, क्योंकि वो तो हिस्ट्री हो चुका है, जा चुका है। और फ्यूचर के अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कितना जोड़ना, वो सब फ्यूचर का तो पता ही नहीं है, मिस्ट्री है, कल क्या हो जाए किसको कुछ भी नहीं पता।
किसका क्या कब मतलब जो हम लोग ने वो 50th एनिवर्सरी मनाई, तो हम सब बच्चों के मन में एक ही फीलिंग थी कि कल का पता नहीं है, तो हम आज को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि वो हम सबको याद रहे। और हम सब बच्चों ने और बच्चों के बच्चों ने मिलकर जो बड़ों को हमने वो 50th एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया, या हमने जो सारे रिचुअल्स मनाए, वो जो प्रेजेंट मोमेंट को जिया, वो इतना खूबसूरत था कि हमको पता ही नहीं चला कि वो 3-4 दिन कहाँ चले गए। तो जब हम प्रेजेंट में जीते हैं और प्रेजेंट को ही खूबसूरत बनाने में लग जाते हैं और उसी फ्लो के साथ चलना जाता है, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी एक मेडिटेटिव स्टेट होती है। हम बस उसी में जी रहे हैं, ना हमें कोई चीज डिस्टर्ब कर सकती है, ना ही हमें कोई चीज डाइवर्ट कर सकती है। बस हम एक मेडिटेटिव स्टेट पे है कि हमें तो आज इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट को खूब खूब दिल खोल के जीना है। तो आप भी अपने प्रेजेंट मोमेंट को जिए। अभी तो आज तो मकर संक्रांति है, तो संक्रांत पे नॉर्मली सब जगह बहुत अलग अलग तरह से फेस्टिवल्स बनते हैं। हमारे जयपुर में तो बहुत काइट फ्लाइंग होती है, छतों पे लोग चले जाते हैं। धूप को एंजॉय कीजिए, सूरज आज के दिन दिशा अपनी बदलता है, तो सूरज को देखिए, धूप में बैठिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए, इस मोमेंट को, आज की मकर संक्रांति को खूबसूरत बनाइए। तो हर दिन को, हर हर मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जिए। अगर आप जापानीज कल्चर देखें तो उनका जब चेरी ब्लॉसम का टाइम आता है, तो वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ब्लू कलर के उनके मैट्स होते हैं, उनको ले जाके पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, एक लाइन से आप चेक करेंगे, और वो उस वेदर को एंजॉय करते हैं। तो हम वेदर को कितना एंजॉय कर रहे हैं। ठंड है, मुझे मालूम है बहुत ठंड है, ठंड में हम ठिठुर जाते हैं और बाहर निकलने का मन नहीं करता, और आप बोलोगे क्या शालिनी तुम हमें ठंड एंजॉय करने के लिए बोल रही हो। तो जी, इतनी ठंड तो नहीं एंजॉय कर सकते, पर जितनी कर सकते उतनी एंजॉय कर लीजिए। जिस दिन कड़ाके की धूप निकली है, उस दिन धूप में चले जाइए, धूप को एंजॉय कीजिए। और उस दिन उस टाइम पे आने वाली सारे फल और सब्जियां अपनी इंद्रधनुषीय प्लेट बनाइए। और वो सब, और सर्दियों में तो खाने की चीजें भी इतनी आती हैं कि आप पूरे अच्छे से खाद्य पदार्थों को एंजॉय कर सकते हैं। तो लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। 10th पॉइंट जो है वो है, अब जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है फाइंड एंड फॉलो योर इकिगाई। इकिगाई जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, जीवन को सार्थक बनाने का उद्देश्य। तो आपका जो 10th पॉइंट है वो है कि आपको अपना खुद का इकिगाई ढूंढना है और उसको फॉलो करना है। फाइंड योर ओन इकिगाई एंड फॉलो इट। मतलब कि हम सबके पास अपना एक इकिगाई होता है, पर हमें मालूम नहीं होता। हमें अंदर हमारे कुछ ना कुछ होता है जो हमें बहुत पसंद होता है। तो आपको वो ढूंढना है कि मुझे क्या पसंद है। और उसको ढूंढने का क्या तरीका है कि ऐसी जो चीज जो करते करते मुझे टाइम का ही पता नहीं लगता, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि कब टाइम निकल गया, और मेरे को वो काम करना इतना पसंद है। आपको पहले वो चीज ढूंढनी है कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। क्योंकि जब हमको वो चीज मिल जाती है और हम उसको अपने डेली रूटीन से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम अपनी लाइफ को और उद्देश्यपूर्ण और सफल और सकारात्मक बना सकते हैं। और अगर आपके पास अपना खुद का इकिगाई नहीं है, तो भी चिंता नहीं है, तो ढूंढिए, अपने जुनून को ढूंढिए, उसका पीछा कीजिए, पता करिए कि मेरा इकिगाई क्या है। क्योंकि जब इकिगाई आपकी लाइफ में आ जाएगा, तो आपका खुद के साथ आपका खुद का कनेक्ट आप महसूस करेंगे, आप निराश महसूस नहीं करेंगे। जीवन जीने का उद्देश्य ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर देखें, ओकिनावा द्वीप के अंदर जितने भी लोग हैं वो ब्लू जोन में आते हैं, उनकी सबकी आयु बहुत बड़ी है, क्योंकि उन सबके पास एक इकिगाई है। उनके पास जीवन जीने का उद्देश्य है, उनको पता है, उसके पास तरीके हैं बहुत सिंपल से कि क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में जाना है, क्या चुनौतियां आएंगी, उसके लिए मुझे कौन कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं, और मुझे रेगुलर रहना है, मेरे को मुझे मेरा मन विचलित नहीं करना है। तो आप अपने इकिगाई को खोजिए, अपने उद्देश्य को खोजिए लाइफ में। क्योंकि फिर से मैं बोलूंगी कि रिटायरमेंट वर्ड नहीं है, रिटायरमेंट वर्ड होता ही नहीं है जीवन में, कभी रिटायर होना ही नहीं है। लाइफ में हमेशा अपने आखिरी दम तक काम करते रहना है। तो जो ये 10 सूत्र हैं जो कि इकिगाई बुक के अंदर कहे गए हैं, ये
उस बुक को पढ़ने के बाद ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, जो मैंने आपको बताया कि ये बुक ऐसे है, इसके अंदर ये है। और मैं आपसे कहूँगी कि इस न्यू ईयर पे आप उस बुक को पढ़िए। आप अब देखिए कि आपको इकिगाई बुक में आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, आपको क्या समझ में आया? आपने उन 10 सूत्रों को कैसे समझा? कैसे अपने जीवन में अपनाया? तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम सबको हमारा इकिगाई ज़रूर मिलेगा, जीवन का उद्देश्य मिलेगा, सार्थक जीवन का उद्देश्य मिलेगा और हम अपनी आखिरी सांस तक एक्टिव रहेंगे, लाइवली रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, खुश रहेंगे। और अगर ये सब हमारी चीजें हमारे जीवन में रहीं, तो हम स्वस्थ तो अपने आप रहेंगे। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी लाइफ स्पैन अपने आप बढ़ ही जाएगा। तो इस बढ़ी हुई लाइफ स्पैन, मैं तो फिर भी बोलती हूँ कि लाइफ स्पैन बड़ा हो या नहीं हो, पर जितना भी हो बहुत खूबसूरत हो, एक्टिव हो। हमको रोज सुबह उठने के लिए एक रीजन हो हमारे पास कि हमें उठ के फटाफट ये काम करना है। तो अपने इकिगाई को ढूंढिए और मुझे बताइए कमेंट कर सेक्शन में कि आपका इकिगाई क्या है, और आपने ये बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी। और आपने पढ़ी तो आपने इस बुक से क्या समझा। इसी उम्मीद के साथ कि हमें सबको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा, हम अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। और अगले एपिसोड में कैसे हम ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन को बदल सकता है, मैजिकल चेंजेस ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे शालिनी दीक्षित इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार, टेक केयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। बाय बाय।